हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन की यूनिट नंबर 3 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 205, जो कि हमारा एक BCA फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने भी PYQs इस यूनिट से पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे आपकी ये यूनिट बहुत अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर आपको एक क्वांटिटी का चेंज निकालना है दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप किसका यूज करेंगे? डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। आपको किसी क्वांटिटी का चेंज निकालना है दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। अगर आपको किसी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आप किसका यूज करेंगे? डेरिवेटिव का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये कर्व है और आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, तो क्या करेंगे आप? इसका यहाँ पे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, और जो डेरिवेटिव होगा वही इसका स्लोप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज होते हैं जिसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ये नहीं पता कि हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, मतलब अगर किसी के भी रेस्पेक्ट में आपको करना है लेकिन वो हमारी टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आने वाला है। जैसे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है 100 का, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? dy/dx ऑफ x की पावर n। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n-1। अब यहाँ पे x जो है वो हमारा वेरिएबल का काम करेगा और n जो है हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। तो अगर वेरिएबल की पावर आपको कांस्टेंट दी हुई है और आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देना है, ठीक है। और जो हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है उसकी पावर को एक कम करके लिख देना है, ठीक है। तो n x की पावर n-1। जैसे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है x की पावर 4 का, तो ये x क्या है? वेरिएबल, 4 क्या है? कांस्टेंट। तो हमें पता चल गया कि सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो x की पावर 4 का हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो बात आती है किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो हमें x के ही रेस्पेक्ट में करना है। जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है हम उसे नीचे लिखते हैं, और जिसका करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो x की पावर 4 का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूला कौन से यूज होगा। वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देना है। तो हमारी कांस्टेंट टर्म है 4। फिर जो हमारी वेरिएबल है उसको लिखेंगे x, और वेरिएबल की जो पावर है उसको एक कम करके लिखना है। तो 4-1, तो 4x की पावर 3। तो 4x³ इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया हमारा x की पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने में। थर्ड है हमारा, अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy/dx x का, तो वो क्या होगा? 1 होगा। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी का आप चेंज निकालना है उसी के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? 1 होगा। अगर आप आपको dy/dx निकालना है, dy निकालना है y के ही रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो y क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है y के ही रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? 1 होगा। किसी भी क्वांटिटी का उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारा 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। अगर e की पावर x से डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है तो वो हमारा e की पावर x ही आता है। फिफ्थ है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। अब इसमें क्या है? जो हमारा सेकेंड फार्मूला था उसमें क्या था? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, इसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो इसमें क्या आएगा? हमारा a की पावर x जो हमारा गिवन है उसको ऐसे ही लिख देना है, और लॉग के साथ जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देना है। जैसे कि अगर आपको 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं ये सब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो ये 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो हमने क्या पढ़ा था, इसको जो है ऐसे एज इट इज लिख दो और लॉग के साथ लिख दो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, तो 2 की पावर x log 2 हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x का। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 6th, ये हमारा है, अगर डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है आपको साइन x का, तो वो क्या होता है cos x। और नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है cos x का, तो वो हमारा क्या होगा, माइनस साइन x। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, मतलब डिफ्रेंशिएशन हमारा tan x से क्या होता है, sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है cot x का, तो वो क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x, वो क्या है, sec x इंटू tan x। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x, अगर आपको cosec x का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो वो क्या है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये बेसिक हमारे कुछ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे कि अब हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपको y का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं हम उसको नीचे लिखते हैं, और किसका करना है, y का, तो x स्क्वायर। तो ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला था वो लगेगा, x स्क्वायर, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर d बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है x की पावर n का, तो वो क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले हमें उसे लिख देना है, फिर जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखना है, और वेरिएबल की जो पावर है उसको एक कम कर देना है, तो 2 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x। तो हमारा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अभी जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो सब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और मेनली हमें x के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की क्या क्या लॉज होती है। सबसे पहली हमारी लॉ है एडिशन रूल। एडिशन रूल जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, आपको दो फंक्शन दिए हुए होंगे, उनके बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा, और आपको उनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो डिफ्रेंशिएशन है इसको दोनों के साथ भेज देंगे। तो d बाई डी एक्स किसका, पहले f का, और प्लस d बाई डी एक्स जी का, जो हमारे दोनों फंक्शन थे उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करा, और लास्ट में क्या किया, उनको एड ऑन कर दिया। जैसे कि अब हमारा एग्जाम्पल है d बाई डी एक्स, आपको किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू 3x, डी बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये f फंक्शन मान लो, इसको g फंक्शन मान लो। तो हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। हमने क्या देखा था, अगर प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ भेज देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, हमने इसको दोनों के साथ भेज दिया। अब हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो अभी हमने बेसिक फॉर्मूला देखे थे उसमें देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो हमने क्या देखा था, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे, फिर जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे, और वेरिएबल की पावर जो है एक कम कर देंगे, तो 2 माइनस 1 1 प्लस। अब आपको क्या करना है, अब ये क्या है हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 3 कांस्टेंट है, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं एज इट इज। कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिफ्रेंशिएशन का, तो 3 बाहर आ गया, तो d ओवर डी एक्स ऑफ डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है x के ही रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है, वो 1 होता है, तो 2x प्लस 3 इंटू 1, तो 2x प्लस 3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया d बाई डी एक्स, जो आपको फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, वो हमारा क्या आ गया, 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी पहली लॉ थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको एडिशन दिया हुआ हो बीच में, तो आपको किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है उसका। इसी तरीके से हमारा आता है सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन में हमारा क्या होता है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, उसके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सब्सट्रैक्शन होगा, और आपको उसको डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों के साथ भेज देंगे। सबसे पहले f जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर g जो फंक्शन है
उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दोनों के बीच में किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको d/dx फाइंड आउट करना है sin x प्लस x⁵ माइनस 10x²। ठीक है, आपको इसका फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो है हमारे एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो इसमें दोनों लॉज लगने वाले हैं। दोनों लॉज कहते हैं तो सेम ही है कि आप जो है ना, सब जो भी एक एक फंक्शन है, हर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो और क्या करना, बीच में जो साइन, आपको जो भी साइन दिए हुए हैं उन्हें आपको लगा देना है। तो d/dx किसका करें, sin x का, प्लस d/dx x⁵ का माइनस d/dx 10x² का। ठीक है, मैंने इसको सबके साथ भेज दिया d/dx को, जैसे हमारे साइन दिए हुए थे वैसे ही मैंने साइन लगा दिए। तो d/dx sin x का हमने देखा था, जो अभी हमने बेसिक फॉर्मूले देखे थे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले उसको लिखना है, फिर वेरिएबल की पावर एक कम कर देनी है, तो 5 - 1। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है 10x का, तो 10 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, जो बाहर कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है एज इट इज, x²। ठीक है, तो cos x प्लस 5x⁴ माइनस 10। अब x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारी कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले वो आ जाएगी, फिर वेरिएबल जो है हम उसको लिखेंगे और वेरिएबल की पावर जो है एक कम कर देंगे, तो 2 - 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x प्लस 5x⁴ माइनस 10 × 2x। तो ये हमारा एट द एंड क्या आ जाएगा, cos x प्लस 5x⁴ माइनस 20x। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो इसमें क्या करा हमने, सब्सट्रैक्शन की लॉ भी लग गया और जो हमारा एडिशन का लॉ था वो भी लग गया, दोनों लॉज इसमें लग गए। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इन लॉज को फॉलो करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए होंगे और आपको उनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि d/dx fx × gx, एक fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है, दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और दूसरा जो फंक्शन है उसे एज इट इज रखेंगे, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो हमारा पहला फंक्शन है सिर्फ हमने उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, दूसरे वाले को ऐसे ही रख दिया, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और जो जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया पहली बार में उसको इस बार ऐसे ही रखना है और जिसका नहीं किया उसका कर देना है। ठीक है, तो f'(x) × gx प्लस fx × g'(x). अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको पहले f'(x) का ही करना है, ये पहले g'(x) का ही करना है। आप किसी का भी पहले कर सकते हैं और किसी का भी बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है मैं x sin x, fx = x sin x, ये मैंने एक फंक्शन मान लिया। तो एक ये है, इसे y मान लेती हूँ, y = x sin x। तो x sin x, x हमारा एक fx फंक्शन है और sin x एक gx फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं और आपको इनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल गया क्या लगने वाला है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है कि एक फंक्शन को लो, पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करो, पहले x आ रहा है तो मैंने x को ही ले लिया, आप पहले sin x को भी ले सकते हैं। तो d/dx किसका कर दिया, x का, और जो दूसरा फंक्शन है उसे हमें कैसे रखना है, एज इट इज रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। तो sin x, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। इस बार जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया उसको हमें नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज करना है। तो हमने किसका किया था पहले, x का, तो इस बार x को ऐसे ही रखना है और जिसका नहीं किया इस बार उसका कर देना है, d/dx ऑफ sin x। अब x का डिफ्रेंशिएशन करना है x के ही रेस्पेक्ट में, तो क्या आने वाला है, 1। तो 1 × sin x प्लस x। अब डिफ्रेंशिएशन करना है sin x का x के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, cos x। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, आप पीछे फॉर्मूला देख सकते हैं, sin x का डेरिवेटिव होता है हमारा cos x। तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस x cos x।
तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो गया। अब हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में मिल जाते हैं और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब अगर दो फंक्शन आपको डिवाइड में दिए हुए हैं और आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या लगेगा, हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा। इसमें हमारा क्या है, एक fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है। fx हमारा न्यूमरेटर में है और gx हमारा डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर वाला है मतलब जो हमारा gx वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वो हमारे डिनोमिनेटर में ही मतलब डिनोमिनेटर में ही आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर हम बढ़ेंगे न्यूमरेटर की तरफ। इसमें क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है इस बार उसको एज इट इज रखना है और जो हमारा ऊपर फंक्शन दिया हुआ है fx इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो gx इंटू एफ डैश एक्स और बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर जो हमारा fx फंक्शन है, जो हमारा ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इस बार उसे एज इट इज रखना है और जो हमारा नीचे फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से अगर दो फंक्शन आपको डिवाइड में दिए हुए हैं उनको आपको किस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स किसका, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ये अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूं तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यही वाली तो फॉर्म बनी है। तो मुझे पता चल गया इसमें क्वोशिएंट रूल लगने वाला है। तो क्वोशिएंट रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, मतलब इसको स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे का काम खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ मतलब अपने न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में जो हमारा फंक्शन है नीचे वाला उसको हम एज इट इज रखेंगे, मतलब gx फंक्शन को एज इट इज रखेंगे माइनस 1। जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करना है हमें 3x का, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा। इस बार जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, मतलब 3x को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन करना है जो हमारा नीचे वाला फंक्शन था उसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब हमारा इसमें 3x में 3 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने देखा था एज इट इज बाहर आ जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन का। तो डी बाई डी एक्स निकालना है आपको x का माइनस 3x। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारा सब्सट्रैक्शन लॉ लगेगा। सब्सट्रैक्शन लॉ क्या कहता है कि जो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं आप इसका डिफरेंशिएशन करो, आप इसका डिफरेंशिएशन करो और दोनों को क्या कर दो, माइनस करके लिख दो, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा एज इट इज रहेगा 3। अब डिफरेंशिएशन किया हमने x का, x के ही रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है 1, जो कि अभी हमने देखा भी था अपने फॉर्मूले में, माइनस 3x। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स स्क्वायर का। ये कौन सा फॉर्मूला बना, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में क्या था, x की पावर n, क्या था n, x की पावर n माइनस 1, मतलब जो हमारी कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले उसको लिखना है, 2 लिख दिया। फिर जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखना है और वेरिएबल की जो पावर है एक कम करके लिखनी है। तो 2 माइनस 1 कितना बचा, 1, तो 2x माइनस। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है 1 का। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने देखा था 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, वो किसी के भी रेस्पेक्ट में हो। तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। और अपॉन में जो हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो एज इट इज रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है। एक बार हम करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपने क्या किया, इसमें आपने इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया और इसका डिफरेंशिएशन जो है फाइंड आउट कर लिया।
ये रहा हमारा आंसर जो अभी हमने सॉल्व किया, हमारा भी तो यही आंसर आया। तो इसमें हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल जो था वो लगाया और उसको फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब आपको अगर आपको जैसे आपने ये नहीं पढ़ा तो हमारे दिमाग में क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ऊपर वाले का ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का नीचे कर दो। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे कि मैंने नोट करके लिख दिया है, अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ऐसे नहीं करना, एफ एक्स के ऊपर डिफ्रेंशिएशन, जी एक्स का नीचे और दोनों को लिख दिया अपॉन में करके, ऐसा नहीं करना, आपको क्वोशिएंट रूल को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो हमारा चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, अगर आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिल जाता है तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कब यूज होता है, यूज व्हेन फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिल गया आपको तो आपको चेन रूल लगाना है। जैसे कि आपके एक एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन के अंदर जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक एफ फंक्शन है उसके अंदर जी एक्स फंक्शन है, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया तो आपको किसका यूज करना है, चेन रूल का। तो इसमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है सबसे पहले इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसका करेंगे, अगर मैं करूँ एफ इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो एफ डैश जी एक्स आ जाएगा। अब जो हमारा जी एक्स है यही तो इसमें एक्स आ रहा है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी डैश एक्स। ठीक है, तो जो पहले हमारा पूरा दिया हुआ है फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, अब जो इसके अंदर हमने फंक्शन माना उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे कि अब हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। अगर मैं बात करूं इसमें एक तो ये क्यूब वाला फंक्शन आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन आ रहा है, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैम, ये मेरा क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला था सेकंड वाला जो एक्स की पावर एन का था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, आपको वो लगाना है। अभी आपको अंदर वाले को ध्यान ही नहीं करना कि इसमें 1 भी आ रहा है, ये तो कांस्टेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला। तो इसमें कांस्टेंट टर्म सबसे पहले लिखनी है, फिर जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसको लिखना है +1, और जो वेरिएबल की पावर लिखनी है वो एक कम करके लिखनी है, मतलब 3 - 1 जो कि हमारा 2 आएगा। अब हमने इसका कर दिया, लेकिन इसको अगर मैंने x माना तो मुझे इसका भी तो करना पड़ेगा। ये मेरा फंक्शन x तो नहीं था ना, मैंने तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, मैंने इसको x लेट किया, मान लिया सिर्फ कुछ इसके लिए कि मतलब बस मेरे सॉल्व हो जाए, तो x की पावर n माना, ये x नहीं था तो मैंने इसको सिर्फ माना है, तो इसीलिए मुझे इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब हमारा क्या लगेगा, इसमें एडिशन रूल लगेगा। एडिशन क्या कहता है, दोनों को इसको दोनों के पास भेज दो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर एक कम करके लिखने 2 - 1 1, प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका है, 1 का, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेन रूल को फॉलो करना है जब आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा AKTU 2024-25 में आया हुआ है। इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसने बता दिया कि मैंने एक फंक्शन दिया है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। अब वो हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए दो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर 1 के साथ माइनस में कॉस एक्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 के साथ क्या, कॉस एक्स में से 1 में से माइनस हो रहा है कॉस एक्स,
तो हम क्या करेंगे, 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। अब ये जो cos x के साथ जो हमारा एंगल है, एंगल को हाफ करके लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। इसका 2x है, 2x का हाफ करेंगे तो x बचेगा। तो 2 साइन के साथ हाफ एंगल और उसका स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर 1 के साथ ऐड हो रहा है हमारा cos x, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे एज इट इज, जो हमारा एंगल है उसको हाफ करेंगे और इस बार cos के साथ लिखना है। तो 2 cos स्क्वायर x और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 1 माइनस cos 2x क्या होता है। अगर माइनस में आ रहा है तो आपको साइन का यूज करना है। तो 2 साइन स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे, एंगल क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। और 1 प्लस cos 2x, अगर cos बीच में प्लस का साइन आएगा तो क्या करेंगे, cos वाली टर्म लेंगे, 2 cos स्क्वायर x। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस cos 4x को अगर मुझे लिखना है साइन की टर्म में तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, 2 तो आपको एज इट इज लिखना है। अब cos साइन का पता चलेगा इस माइनस से, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो आपको क्या लेनी है, साइन वाली टर्म लेनी है, साइन। अब ये जो एंगल है इसको हाफ कर देना है, एंगल कितना है 4x, 4x से हाफ करेंगे कितना बचेगा 2x, और फिर क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये फॉर्मूले किस तरीके से है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने क्या कहा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम बाद में करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स, अगर आप इसका डायरेक्ट करने के लिए लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद आप मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 के साथ ये हमारा क्या साइन है, माइनस का साइन है। 2 तो हमें हर जगह लेना ही लेना है, जब माइनस का साइन आता है तो मैंने क्या बताया, साइन वाली टर्म लेनी है। तो साइन, जो एंगल है उसको हाफ करके लिख दो, कितना है हमारा एंगल x, तो x का क्या हो जाएगा x/2, और स्क्वायर हमें करना ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस कॉस, 1 एडिशन का साइन है, 2 हमें पहली बात तो 2 तो लेना ही लेना है, अगर बीच में एडिशन का साइन है तो कॉस वाली टर्म लेनी है, कॉस स्क्वायर करना ही करना है, और जो हमारा एंगल है उसको हाफ करके लिखना है, मतलब x का क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब ये सब अंडर रूट के अंदर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है हमारा tan x। एंगल हाफ है यहाँ पे हम एंगल हाफ करके लिख देंगे, तो साइन x अपॉन कॉस x क्या होगा, tan x, tan यहाँ पे x नहीं है, x/2 है तो हम x/2 लिख देंगे, और इसकी होल पावर क्या है, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो मैंने एक साथ करके इनका स्क्वायर लिख दिया। अब मैं बात करूँ अगर अंडर रूट की, तो अंडर रूट tan x/2 का होल स्क्वायर, यही तो हमें मिल गया। तो जो हमारी x, ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2, मतलब इसकी पावर हाफ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan x/2 इंटू 2 इंटू 1/2, मतलब होल, ये जो हमारा अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, तो मैंने 1/2 पावर ही लिख दी। तो ये जब हमारी पावर इस तरीके से होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो इंटू 1/2, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan x/2। आपने अपने क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ लिया है सिर्फ सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है इसका, तो अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy/dx ऑफ tan x/2। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। सब tan x फंक्शन है, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब आप कहेंगे x तो है नहीं हमारे पास, तो x/2 है, लेकिन हम इसे कुछ समय के लिए क्या करेंगे, x मान लेंगे, लेकिन हम लिखेंगे x/2 ही, सिर्फ हमने माना है, तो sec स्क्वायर x/2। अब जिसको हमने माना है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx ऑफ x/2। ठीक है, तो sec स्क्वायर x/2, ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो dx/dx मतलब x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है, 1 आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना था।
तो आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें हमारा क्या लगा कि इसमें हमने चेन रूल का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारा x की जगह x/2 था, हमने सिर्फ इसको x मान लिया कुछ समय के लिए और tan x से डिफ्रेंसिएशन sec² लिख दिया। अब जिसको हमने माना था उसका हमने दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दिया। मतलब इसमें क्या था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रेजेंट था, तो हमने क्या किया, चेन रूल का यूज़ किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है, आपको डिफ्रेंसिएशन ही करना है, लेकिन क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। मतलब एक से ज़्यादा बार अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना हो किसी भी फंक्शन का तो वो सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में चला जाता है। तो सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग अ फंक्शन मल्टीपल टाइम विद रेस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल टू ऑब्टेन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बार बार करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में आ जाएगा। लेकिन जो हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हमें उस वेरिएबल को सेम ही रखना है। मतलब एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको करना है डिफ्रेंसिएशन। ऐसा नहीं कि आपने एक बार x के रेस्पेक्ट में करा, दूसरी बार आप किसके में करने लगे, y के रेस्पेक्ट में करने लगे। तो आपको एक फिक्स सेम वेरिएबल रखना है, उसके रेस्पेक्ट में एक फंक्शन का मल्टीपल टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। जैसे कि अगर आप एक बार करते हैं तो उसे dy/dx से दिखाते हैं, दोबारा करेंगे तो d2y/dx², 3 बार करेंगे d3y/dx3, और इसी तरीके से अगर आप n टाइम्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, dny/dx⁴n। जैसे कि अब एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास y = x⁴, अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कहती हूँ तो क्या होगा हमारा, d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ x⁴। तो dy/dx वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है उसे लिख लेना है, जो वेरिएबल है फिर उसकी पावर एक कम करके लिखनी है, मतलब 3 - 1 तो 2। तो इसका जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन आया वो हमारा 3x² आ गया। अगर मुझे इसका दोबारा करना है तो d2y/dx², इस बार क्या है, d/d2/dx² करना है आपको 3x² का, मतलब इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना है। एक बार कर दिया तो इसका अब हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो d/dx आपको करना है 3x² का। अब यहाँ पे 3 जो है एज अ कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले ली क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डिफ्रेंसिएशन का। तो 3, अब क्या है x² मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, वेरिएबल को ऐसे ही सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखो एज इट इज, वेरिएबल को लिखो और जो उसकी जो पावर है एक कम करके लिख दो, मतलब एक कम करके 2 - 1 कितनी आ गई, 1। तो ये हमारा d2y/dx² कितना आ गया, 6x। मैं कहूँ एक और बार आपको डिफ्रेंसिएशन और करना है तो आप दोबारा करेंगे d3y/dx3। अगर मैं इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो d/dx ऑफ 6x। अब मैं d/dx क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, मैंने एक बार कर दिया, दूसरी बार कर दिया और मैं तीसरी बार कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। तो d3y/dx³ कितना हो गया, 6 हमारा एज अ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो d/dx किसका करना है, x का। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो 6 × 1, तो ये क्या आ गया हमारा 6। अगर हमने जो हमारा x³ फंक्शन था उसका 3 बार डिफ्रेंसिएशन करा तो वो क्या आ गया, 6। मैं कहूँ आपको एक और बार और करना है तो d4y/dx⁴, तो d/dx ऑफ 6। अब क्या है, 6 अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 6 क्या है, एज अ कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 0। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, मतलब 3 बार आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, आप चौथी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे, फिर आपको 0 ही मिलने वाला है। मतलब आप इस फंक्शन का मैक्सिमम 3 बार ही डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मतलब एक से ज़्यादा बार किया तो ये सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लेबनीज थ्योरम। ये लेबनीज थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आपको उनका nth टाइम डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है तो आप लेबनीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 फंक्शन हैं और दोनों किस में, प्रोडक्ट में, y = u × v, और u और v जो है फंक्शन है और सेम
इनका जो वेरिएबल होना चाहिए जिसके फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। ये फंक्शन है हमारे x के, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा, और इस फॉर्मूला का ही आपको यूज़ करना होता है। जैसे कि आपको u और v फंक्शन का n एट टाइम डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले v जो फंक्शन है, v फंक्शन हम पोलिनोमियल फंक्शन हो, x हो, x स्क्वायर हो, x की पावर 3 हो, उसको लेट करते हैं। तो v फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, n एट टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं u का। ठीक है, अभी हमने v को एज इट इज रखा, n एट टाइम डिफ्रेंसिएशन करा u का। फिर NC1, अब हमने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया NC1, और ये जो हमारा d हमने n एट टाइम डिफ्रेंसिएशन कर दिया था u का, अब इसका एक कम कर देंगे तो dn-1 इंटू यू, और इसका भी हमने करा नहीं था तो हम इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, दो टर्म आ गए। तीसरे टर्म में NC2, इसका एक बार करा, सबसे पहले n एट टाइम करा, फिर एक कम करा, फिर एक और कम करेंगे तो dn-2 इंटू यू का n-2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करा, और इसमें हमने किया नहीं था, इसमें एक बार किया, और इसमें क्या करेंगे, दो बार करेंगे। इसी तरीके से करते करते लास्ट में हमारा आएगा u इंटू dnv। मतलब आपको क्या करना है, u का डिफ्रेंसिएशन पहली ही बार में, पहली ही टर्म में n एट टाइम करना है, और उसको एक एक कम करते चले जाना है। और v का क्या करना है, v को आपको सबसे पहले पहले टर्म में एज इट इज रखना है, दूसरी टर्म में एक बार करना है डिफ्रेंसिएशन, तीसरी टर्म में दो बार करना है। इसी तरीके से आपको करना है, u को कम करते चले जाना है, u का डिफ्रेंसिएशन n से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते चले जाना है। और v का डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, सबसे पहले टर्म में तो करना ही नहीं है, और फिर स्टार्ट करना है 1 से और एक एक करके बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हमने NC1 NC2 यूज़ किया, इसका फॉर्मूला क्या है। NCR का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने देखा था NC1 की वैल्यू, अगर मैं इसको जनरल से कंपेयर करूं तो NCR, तो r की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू तो n ही है, तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की क्या है 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होगी। हम फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे कि अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है 6 का, तो आप क्या करेंगे, 6 से जो पिछली सारी टर्म उनको लिखते चले जाएंगे 1 तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से आपको 10 का फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक इन सब की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे n फैक्टोरियल करना है तो मैं क्या करूँगी, n एक एक कम करके लिखती जा रही हूँ, तो n-1 n-2 n-3 इस तरीके से चलेगा। तो n-1 फैक्टोरियल पे मैंने इसे रोक दिया, और n-1 फैक्टोरियल, अब ऊपर भी n-1 फैक्टोरियल, नीचे भी n-1 फैक्टोरियल, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं NC2 की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहती हूँ, तो इसे सबसे पहले जो हमारी जनरल है NCR से कंपेयर करेंगे, r की वैल्यू 2, तो n फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू एज इट इज r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2, इस पे इसको यहीं पे रोक दिया, n माइनस 2 फैक्टोरियल 2। अब 2 फैक्टोरियल क्या कहा मैंने, इसकी जो पिछले टर्म है 1 तक उसको लिखते चले जाओ मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 ही आने वाला है, और n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो NC2 की वैल्यू कितनी आई, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। जनरली आपको क्वेश्चन में 3 ही टर्म तक एक्सपेंड करना होता है, तो आप NC1 की वैल्यू n और NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये आपको याद भी हो जाएंगे। और आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो एक आपको नोट बना के लिखना है, जो लेबनीज थ्योरम है वो कब अप्लाई होगी, जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में गिवन होंगे और आपको उनका n टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। और जो आपको v रखना है, v आपको ध्यान रखना है, तो आपको v कौन सा फंक्शन रखना है,
एक्स पोलिनोमियल फंक्शन रखना है, जैसे कि एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, इस तरीके से जो भी आपको पोलिनोमियल फंक्शन मिलेगा आप उसको भी कंसीडर करेंगे, और जो हमारा रिमेनिंग बचेगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, यू कंसीडर करेंगे। अब हम नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x डिटरमाइन वाई एन। तो आपने क्या देखा, एक दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है और आपको इसका nth टाइम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो क्या पता चल गया, लेबनीज लगानी है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। तो इसमें क्या लगानी पड़ेगी, आपको लेबनीज लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा u, ये हमारा v, मतलब दो फंक्शन है। अभी मैंने इनको u v लेट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, u फंक्शन v फंक्शन उसको मानना है जो कि हमारा जो कि हमारा क्या हो, पोलिनोमियल हो। तो ये हमारा v होगा, ये हमारा u होगा। तो अब हमें जनरल उसकी बात करनी है फॉर्मूले की। तो जनरल फार्मूला सबसे पहले आपको लिखना है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने u किसको माना, v किसको माना। तो हमने u माना e की पावर 2x को और v मानना है अपने पोलिनोमियल फंक्शन को। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो अब हमने क्या किया, जनरल फार्मूला लिखा जो कि हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें u और v की वैल्यू को रख दिया। तो dn, u की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर 2x और v फंक्शन को कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस nc1 d की पावर n-1 u फंक्शन मतलब e की पावर 2x, और फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है हमारा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो nc2 d की पावर एक और कम कर देना है n-2 और e की पावर 2x का इंटू डी की पावर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर का सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। इसी तरीके से करते चले जाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एन ई की पावर 2x एज इट इज। nc1 की वैल्यू क्या निकली थी हमें, अभी हमने फाइंड आउट करी थी n, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का भी हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है, तो क्या आएगा 2x आएगा, और डी n-1 ई की पावर 2x प्लस nc2 की वैल्यू क्या आई थी, n इंटू n-1/2 और dn-2 ई की पावर 2x। अब 2x स्क्वायर का सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 को एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एन ई की पावर 2x प्लस 2nx डी की पावर n-1 ई की पावर 2x प्लस n इंटू n-1 डी की पावर n-2 ई की पावर 2x। ये हमने लेबनीज लगा के n टाइम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dn, अगर आपको n टाइम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है e की पावर ax का, तो वो क्या होता है a की पावर n इंटू ई की पावर ax। यही फॉर्मूला अब हमें इसमें लगाना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डी एन, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, फिर हमें क्या करना है e की पावर ax मतलब e की पावर 2x प्लस 2nx। इसमें जो है n की जगह क्या रखना है n-1, तो a की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर n-1 e की पावर 2x प्लस n इंटू n-1 2 की पावर n-2 इंटू ई की पावर 2x। तो इस तरीके से हमने लेबनीज का यूज़ करके क्या करा, इसका डिफ्रेंशिएशन को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है जो आपको मिल जाएगा, आपको समझ आए हो, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक वैरायटी और बनती है जो कि है हमारा, अब हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे किस तरीके से होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स देन प्रूफ डेट, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें हमारा एक वर्किंग रूल होता है, जब आपको y की पावर n, y का मतलब
y जो फंक्शन है उसका n+2 टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। लेबनीज हमने पढ़ी थी nth टाइम डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन इसमें क्या है n+2 मतलब nth टाइम करके 2 बार और करना है। तो इसके लिए एक वर्किंग रूल होता है, वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू y, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल रखना है। अगर हमने माना हमारा गिवन फंक्शन f(x) है तो y इज इक्वल्स टू f(x) रखना है। सेकेंड टाइम आपको ये जो हमारा फंक्शन है इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करना है, तो y1 इज इक्वल्स टू dy/dx। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया और आपको लगा कि इसमें एलसीएम की नीड है तो आप एलसीएम लें, अगर वहाँ पे अंडर रूट है तो आप स्क्वायर करें। और थर्ड में क्या है, इसका थर्ड पार्ट जो है इसमें ये कहा है कि जो आपकी वैल्यू आई है अगर यहाँ पे कहीं y बनना हो, ये f(x) बनना हो तो उसको y रखने की कोशिश करें, ठीक है। फिफ्थ है हमारा डिफरेंशिएशन। अगर आपको जितनी बार क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे nth टाइम है, nth टाइम +2 है मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, nth टाइम करने के बाद 2 बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने 1 बार और कर लिया, तो अभी आपको 1 बार और करना है, तो इस वाली इक्वेशन का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 आपके पास आ जाएगा। फिर हम क्या लगेंगे, लेबनीज लगा देंगे। लेबनीज nth टाइम डिफरेंशिएशन के लिए होती है, तो 2 बार हमने कर दिया। इस वाली इक्वेशन में जब हम लेबनीज लगाएंगे तो n+2 हो जाएगा, तो हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसकी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स है। सबसे पहले हमें y इज इक्वल्स टू y रखना है अपने गिवन फंक्शन को, हमने रख दिया। सेकंड हमारा वर्किंग रूल क्या कहा, उसने क्या कहा था, फर्स्ट एक टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, तो एक टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको cos m साइन इनवर्स x का। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है तो यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, तो मैंने क्या कहा, इसको x मान लो सिर्फ कुछ समय के लिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, लेकिन हम x नहीं लिखेंगे वही फंक्शन जो हमें गिवन है, तो cos x cos m sin इनवर्स x। अब ये जो m sin इनवर्स x है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, यही तो हमारा चेन रूल कहता है। तो m क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है 1/√1 - x², ठीक है। तो 1/√1 - x² हमने लिख लिया। तो हमने पहला जो हमारा वर्किंग रूल का पहला पॉइंट था उसको कर लिया, y के इक्वल रखा। दूसरे में क्या था उसने कि पहले टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, हमने वो भी कर लिया। अब इसने कहा इसको रीअरेंज करो, अगर एलसीएम लेना पड़े एलसीएम लो, स्क्वायर रूट अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसकी दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो y1 × √1 - x², और m को आगे लिख के m cos m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, स्क्वायर रूट, अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो तो आप क्या करेंगे उसका, मतलब आपके पास अंडर रूट हो तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अंडर रूट था तो अंडर रूट की हमें पता है पावर 1/2 होती है, तो हमने स्क्वायर किया तो पावर 2 हुई, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो इसकी पावर सिर्फ 1 बची, तो 1 - x² हो गया, और m² हो गया cos² m साइन इनवर्स x, मतलब हमने इस पूरी इक्वेशन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, उसने थर्ड पॉइंट के तीसरे पार्ट में ये बोला था कि जो हमारी y की वैल्यू है उसको यूज़ करना है। तो y की वैल्यू को यूज़ करने के लिए मैंने देखा था मेरे जो क्वेश्चन में था वो साइन था, cos तो कहीं भी नहीं था, तो अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे इसे cos को साइन में बदलना होगा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin² x + cos² x = 1। तो अगर यहाँ से मुझे cos² x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, cos² x ही तो है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² x, इसी को ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ y1² = √1 - x², m² एज इट इज cos² x की जगह क्या लिखा, 1 - sin² x। अब x की जगह हमारे पास m साइन इनवर्स x है तो हम m साइन इनवर्स x को ही यूज़ करेंगे, तो 1 - sin² m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन में था y = sin × m साइन इनवर्स x था, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो इसकी जगह हम y² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हम y² लिख सकते हैं, तो हमने y² लिख दिया। तो y1² × 1 - x² = m², 1 - y²। अब
क्वेश्चन में जो था yn+2 था, मतलब एक बार तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अभी मुझे एक बार और करना पड़ेगा लेबनीज को लगाने के लिए, जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो मैंने इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करा। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो प्रोडक्ट रूल में हमारा क्या है, जैसे कि ये है हमारा y1² इंटू (1 - x²). अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले फंक्शन किसी को भी मान लो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 2y1, लेकिन हम तो ऐसे करते हैं ना x² का, लेकिन ये क्या है y1 है, तो y1 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा y2। 1 - x² एज इट इज़, प्लस का साइन आता है, इस बार y1² एज इट इज़ रहेगा, इनटू इसका करना है d/dx ऑफ 1 - x²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2y1 y2 1 - x² प्लस y1², और डिफ्रेंशिएशन ये यहाँ पे क्या लगेगा, सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा। तो जब ये 1 के पास जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा x² का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में -2x। ठीक है, तो यही हमारा लिखा हुआ है, ये इन्होंने डिफ्रेंशिएशन करा ये रहा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करा है, m² 1 - y²। तो 2y1 y2 1 - x² प्लस y1² माइनस के 2x इज इक्वल्स टू m² एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, 0 आने वाला है, तो 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2y y1, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में करना है और ये क्या है y है, तो y का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा x के रेस्पेक्ट में नहीं है। अगर x² होता तो 2x आ जाता, अगर ये भी अगर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो 2y आ जाता, लेकिन हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा x तो नहीं है, हमने सिर्फ इसे x माना, तो x² का क्या होता है 2x, तो 2y। अब जो हम जिसको हम मानते हैं हम उसका दोबारा करते हैं, तो y का करेंगे y1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने y1² का किया था, इसी तरीके से हमने y² का किया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमने दोनों साइड से 2y1 कॉमन ले लिया। जब आपने 2y1 कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, तो वो 0 हो गया। अब सबको एक साइड ले आए, एक साइड लाने के बाद हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमने इसमें लेबनीज लगा दी। अब जब आपने इसमें लेबनीज लगा दी, लेबनीज क्या कहती है, सबसे पहले u फंक्शन मानो और v फंक्शन मानो। हमने कहा था v फंक्शन किसको माना है, जो फंक्शन हमारा पोलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे v इसको मानेंगे, यहाँ पे v इसको मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो y ही है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं हमारा u फंक्शन का n टाइम। तो 2 बार इसका हुआ है, n टाइम और करना है, तो n+2 हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा yn+2 हो जाएगा हमारा 1 - x² का। और जो हमारा v फंक्शन है पहली बार में वो एज इट इज़ रहता है, तो हमारा 1 - x² एज इट इज़ रहा। दूसरी बार में nc1, इसका एक कम डिफ्रेंशिएशन करना है y2 का, तो dn-1 y2। ठीक है, d1 फिर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है 1 - x² का, फिर nc2 इसका डिफ्रेंशिएशन एक कम कर देना है u का, n-1 टाइम हो गया, इस बार n-2 टाइम कर देंगे, n-2 y2 का, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बार कर देंगे 1 - x² का। इसी तरीके से x y1 का करेंगे, तो x पहली बार में एज इट इज रहेगा, y1 का n टाइम करना है तो y n+1 होगा, फिर nc1 x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है एक ही बार होगा, दोबारा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x से रेस्पेक्ट में 1 होगा, दोबारा करेंगे तो वो कांस्टेंट बन के 0 हो जाएगा। तो इसीलिए dn-1 इंटू y1, और एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है हमें x का, प्लस m² एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा, और n डिफ्रेंशिएशन करना है आपको y का। ठीक है, तो सिर्फ आपको आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये वाली जो टर्म है इसको आपको किस तरीके से करना है, dn-1 और एक 2 है तो +2, तो y जो है y का डिफ्रेंशिएशन होगा जब हम ओवरऑल करेंगे n+1 टाइम। ये रहा, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो आपने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद
जो हमारा ये क्वेश्चन आ जाए, ये हमारा आ जाएगा लास्ट में एट द एंड, जो हमें प्रूफ करना था। ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, आपने क्या किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया, वाई एन की टर्म एक साथ की, वाई एन प्लस 1 की टर्म एक साथ की, और इस तरीके से हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें लेबनीज का यूज़ किया और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। क्या, अगर हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना है तो अब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो अब हम उन्हें नॉर्मली तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पार्शियली उनको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करते हैं, एक फंक्शन को हम कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है एक फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय टेकिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो बाकी हमारे वेरिएबल हैं उनको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि z इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन है, एक हमारा फंक्शन है f जो कि हमारा x और y मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन बन गया। तो अगर आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए आता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, आपको जो है क्वेश्चन में दो तरीके के मिलने वाले हैं, एक मिलने वाला है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और दूसरा मिलने वाला है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो एक बार x को कांस्टेंट लेंगे, एक बार y को कांस्टेंट लेंगे। तो जब हम सबसे पहले हम लेंगे y को कांस्टेंट, तो हम x के रेस्पेक्ट में अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो हम जनरली लिखते हैं वो d से दिखाते हैं, ठीक है, बट हमें इसमें पार्शियली करेंगे तो डेल से दिखाते हैं, डेल z बाई डेल x। तो क्या होगा, zx हमने मान लिया, सपोज कर लिया। तो हमने क्या किया, इसमें y को कांस्टेंट रखा और हमने इसको नाम दे दिया p। इसी तरीके से हम q फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमने क्या किया, y को कांस्टेंट किया, इसमें हम x को कांस्टेंट करेंगे और y को वेरिएबल मान के y के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डेल z बाई डेल y। ये अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो आपको सिर्फ डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को भी फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो आपको आर एस टी, मैंने तीन वेरिएबल माने हुए हैं, इनकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। ये किस तरीके से है, ये जो हमने p माना, p फंक्शन, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो x के ही रेस्पेक्ट में, y को इस बार भी कांस्टेंट माना है, तो d2z ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से हमने t निकाला, t क्या है, d2z ओवर dy स्क्वायर, मतलब ये जो हमारा q फंक्शन था इसका एक बार किया, एक बार और कर दिया y के ही रेस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट माने रखा, तो d2z ओवर dy स्क्वायर। और इसमें जो हमने इसमें निकाला था p और q फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में, इसमें हमने r और t निकाला, इसमें s और निकालना पड़ता है आपको, मतलब कि आपको डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब एक बार आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन में x को कांस्टेंट रखा, x को कांस्टेंट रख के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर दिया। अगर आपने x को कांस्टेंट रखा तो दोबारा में आप क्या करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे और इस बार इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में 3 टर्म को फाइंड आउट करना होगा और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में 2 टर्म को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन AQ 2024-25 में आया हुआ है। तो इफ अगर हमारा एक फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है, ये क्या है, x³ इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस 1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई, किसमें, एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 पर। अब आपको ये समझ आ गया, ये पहली बात तो डेल का साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। तो आपको डेल z ओवर डेल x फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ने बता दिया।
तो इसमें क्या है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब आपको जो वाई है उसको कांस्टेंट रखना है। तो ये वाई के टर्म में इसको बाहर कर दिया, डेल एक्स क्यूब अपॉन डेल एक्स माइनस वाई की टर्म को बाहर कर देंगे, क्योंकि हम इसे एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हमें एक को कांस्टेंट रखना पड़ रहा है। तो इस बार हमने एक्स को कांस्टेंट वाई को कांस्टेंट रखा, एक्स के डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डेल ओवर डेल एक्स करना है हमें एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई हमारा कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स से क्या होगा 3x², एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। वाई क्यूब, अगर हमें डिफरेंशिएशन x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है। तो डेल z ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ गई 3x² माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से डेल z ओवर डेल y आपको फाइंड आउट करना होगा। इस बार आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x को कांस्टेंट रखना है। तो एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स की टर्म को कांस्टेंट रखना है, डेल z ओवर डेल y माइनस एक्स की टर्म को कांस्टेंट रखना है, डेल ओवर डेल y क्यूब। तो ये एक्स क्यूब वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स, वाई का जब हम करेंगे वाई क्यूब का तो क्या आएगा 3y²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy²। तो डेल z ओवर डेल y। अब हमें दो टर्म को फाइंड आउट करना था, डेल z ओवर डेल x और डेल z ओवर डेल y। हमने दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक और कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में, एट x = 1 एंड y = 2। तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जब x को 1 रखना है यहाँ पे और y को 2, और सिमिलर तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब x को 1 और y को 2 रखना है। तो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो डेल f ओवर डेल x की वैल्यू आ गई एट 1, 2 पर -2, और डेल f ओवर डेल y की वैल्यू आ गई -11। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू आप इसमें रख के देखेंगे तो इसमें क्या आएगी -2 आएगी, और इसमें क्या आएगी हमारी -11 आएगी। दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, 1 अपॉन डेल f ओवर डेल x, 1 अपॉन डेल f ओवर डेल x कितना आएगा -2 माइनस 1 अपॉन 11 प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -1/2 -1 अपॉन 11। इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -13/22। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूलर्स थ्योरम। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन। हमारा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन में हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होगी तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन ईच टर्म हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ n। अगर हर एक टर्म की डिग्री इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। अब डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन की, हम क्या करेंगे, जो हमारा x है उसको tx से रिप्लेस करेंगे और y को ty से रिप्लेस करेंगे अपने जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, f tx, ty। हमने t को जो है t की वैल्यू को सेपरेट कर दिया, मतलब उसे बाहर निकाल दिया, तो tn fx, y। अब ये जो हमारा n आया है, ये जो हमारा n बाहर हो गया मतलब सेपरेट हो गया, तो उसको n को हम डिग्री बोलते हैं। मतलब होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं यूलर्स फॉर्म फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स फॉर्म हमारी क्या होती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अगर आप कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है y = करके x, मतलब कोई भी हमारा वेरिएबल है उसके इक्वल्स टू में कोई फंक्शन है, तो आप इसमें ये वाला यूज करेंगे। अगर u एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y का जिसकी डिग्री n है, तो अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, तो वो क्या होगा n इंटू यू होगा। n कौन सा है, n हमारा जो हमारा गिवन फंक्शन है वो, सॉरी u जो है वो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो, और n क्या है हमारी डिग्री। डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको गिवन फंक्शन की, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है x² डेल 2u ओवर डेल x² प्लस y² डेल 2u ओवर डेल y² प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल x डेल y। तो इसकी वैल्यू क्या आती है n इंटू n -1 इंटू यू।
n यहाँ पे डिग्री है, पहले डिग्री लिखनी है, फिर एक डिग्री कम करके उसकी मल्टीप्लाई करके उसके साथ जो गिवन फंक्शन है उसको लिखना है। अब ये जो दो मैंने फॉर्मूले बताए ये आपको कब यूज़ करने हैं, जब हम इफ़ tn बिकम आउटसाइड द फंक्शन देन यूज दिस फॉर्मूले। अगर आप tn को सेपरेट कर पाते हैं तो आपको इनका यूज़ करना है, इन फॉर्मूले का। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको x को जो है tx से रिप्लेस करना है और y को ty से। तो y इज इक्वल्स टू tx का होल स्क्वायर प्लस ty का होल स्क्वायर अपॉन tx और ty। ठीक है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स वाई। अब ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स वाई। ठीक है, अब अगर मैं देखूं मैंने ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो टी की पावर 0 बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। क्या मैंने अपने जो हमारी टी की वैल्यू थी टी एन को सेपरेट कर लिया, मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने टी को सेपरेट कर लिया और मेरा वही क्वेश्चन बन गया तो आपको ये दो फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, फिर हमारे पास दूसरे फॉर्मूले आते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन हो, इफ़ एफ यू, मतलब यहाँ पे भी एक फंक्शन है और यहाँ पे भी एक फंक्शन है, एफ जो है वो यू का फंक्शन है और वी जो है एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको अगर फाइंड आउट करने के लिए आता है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, तो उसमें क्या होगा एन मतलब डिग्री, एफ यू क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन था वो, और उसके नीचे उसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो आपको क्या करना है फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस 1। अब फाइव यू क्या है, ये जो आपने फाइंड आउट किया ना n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, इसको हमने फाइव मान लिया फाइव यू, तो फाइव यू और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन में से माइनस करना है 1 को, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इस तरीके से आपको मैंने दो फॉर्म बताई जिसमें आप एक में तो आप टी एन को डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं, तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर आप डायरेक्टली ना कर पाए, मतलब आपको इधर भी फंक्शन गिवन हो इधर भी फंक्शन गिवन हो, तो आपको इन दो फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा AKT 2024-25 में आया हुआ है। इफ़ u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो डेट डेल एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको ये जो वैल्यू है ना, ये या तो फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगी या आपको ये शो करनी होगी कि इतनी वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है u इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे देखना है, मैंने आपको दो टाइप बताया कि टाइप 1 का बनना है या टाइप 2 का बनना है। ठीक है, लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर ये टाइप 1 का बनेगा तो मैं इसको टी एन को डायरेक्टली सेपरेट कर सकती हूँ। मैं एक बार करके देख लेती हूँ, टी को टी एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई। तो u इज इक्वल्स टू लॉग टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस टी की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, मैंने x को टी एक्स से रिप्लेस किया है, तो लॉग टी की पावर 4 ऊपर से कॉमन लिया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन नीचे से t को कॉमन लिया x प्लस वाई, तो t की पावर 3 बचा, तो लॉग t की पावर 3 x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। क्या मैं इसको टी एन को डायरेक्टली सेपरेट कर पाई? नहीं, ये तो हमारे लॉग के अंदर आ रहा है ना कि हमारी ये टर्म जो है पूरी सेपरेट हो जाती और यहाँ बाहर हमारी टी एन की टर्म आ जाती, तो ये टाइप 1 का नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें टाइप 2 की तरफ बढ़ना है। टाइप 2 हमारा क्या कहता है, इधर भी फंक्शन हो इधर भी फंक्शन हो। अगर आपको एंटी लॉग लेना है, लॉग को अगर आपको दूसरी साइड लेना है तो वो ई की पावर में चला जाता है। ई की पावर जो हमारे फंक्शन है ये ऐसे हो जाता है, ई की पावर u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। आप लॉग को दूसरी साइड ले गए, जब हमारा लॉग दूसरी साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, ई की पावर में जो हमारा फंक्शन है वो आ जाता है। ठीक है, आप अब यहाँ पे रख के देखो,
टी एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई। तो ई की पावर यू अभी हमने देखा, तो ये क्या बन जाता है, टी की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जो हमारी एन की वैल्यू आ गई वो हमारी 3 आ गई। तो एन की वैल्यू को हमने 3 फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारी एन की वैल्यू 3 आ गई तो हमारी डिग्री 3 आ गई। तो हमें क्या करना था, एक्स डेल यू ओवर डेल वाई प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमें शो करना था। तो हमें क्या पता है, एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ यू की वैल्यू क्या है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ई की पावर यू। तो एफ यू क्या है हमारा, ई की पावर यू। तो एन ई की पावर यू लिखा, और ई की पावर यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स से क्या देखा था, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई यू का क्या होगा, ई की पावर यू का क्या होगा, ई की पावर यू ही होगा। ई की पावर यू से ई की पावर यू कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 आ गई। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे किसका था, कि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप यूलर्स थ्योरम आप किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जैकोबियन। जैकोबियन अब हम कहाँ यूज करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिए हुए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के साथ, तो आप क्या करते हैं, आप जैकोबियन का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ आर फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होंगे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी फाइंड बाय यूजिंग जैकोबियन। तो अगर आपको उन डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, जैकोबियन का यूज करेंगे। तो जैकोबियन का हम जो आपके सिलेबस में है, जो मतलब क्वेश्चन आते हैं, वो या तो 2 वेरिएबल के आते हैं या 3 वेरिएबल के आते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। 2 वेरिएबल के लिए दो मैंने फंक्शन माने, यू फंक्शन है एक्स यू फंक्शन है f1 xy का, और v फंक्शन है f2 xy का। मतलब ये जो हमारे f1 और f2 हैं, दोनों x और y के फंक्शन है, और ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो अगर आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जैकोबियन को हम दिखाते हैं कैपिटल J से। कैपिटल J x, y, तो क्या होगा वो डेल u v, जो हमारे u इक्वल्स और v इक्वल्स थे ये वो, और ये किसके फंक्शन है, ये दोनों x और y के फंक्शन है, उनको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो हमारे फंक्शन है वो उनको न्यूमिनेटर में लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस u को उठाना है, जैसे कि ये है हमारा डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई। आपको इसका जैकोबियन फाइंड आउट करना है। जैकोबियन आप डिटर्मिनेंट जो होता है उससे फाइंड आउट कर पाते हैं। सबसे पहले आप u को लेंगे, तो डेल u, इसका पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसी का ही फिर आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, और कोई बचा तो नहीं बचा। अब नेक्स्ट है हमारा v है। v का जो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले x की, इसी तरीके से v का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। मतलब हमारे जो दो फंक्शन थे, एक u का था एक v का था, ये दोनों फंक्शन थे x और y के, ये भी x और y का था। तो पहले u को उठाया हमने, पहले उसका x के रेस्पेक्ट में करा, फिर u को उठाया, फिर उसका y के रेस्पेक्ट में करा, फिर u के हमारे खत्म हो गया, फिर हम गए v के पास। अब हम दूसरी रो में आ गए, तो v का पहले डिफरेंशिएशन करा x के रेस्पेक्ट में, फिर v का करा y के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा आ गया 2 वेरिएबल के लिए जैकोबियन को फाइंड आउट करने का, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 वेरिएबल के लिए। और आपको क्वेश्चन में आता है कि 3 वेरिएबल के लिए आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है, तो आपको किस तरीके से करेंगे। 3 फंक्शन होंगे u v w मैंने मान लिए, और u v w 3 वेरिएबल के फंक्शन होंगे x y z, f1 भी x y z का, f2 भी x y z का है, और f3 भी x y z का है। तो अगर आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ऊपर लिखने हैं जो आपको फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन कौन कौन से हैं, u v w, और ये किसके फंक्शन है, x y z के। ठीक है, अगर आपको 3 वेरिएबल का निकालना है तो आपको 3/3 की एक डिटर्मिनेंट बनेगा। अगर 2 वेरिएबल का निकालना था तो कितने का बना था, 2 क्रॉस 2 का। तो u को उठाना है, ठीक है, पहले उसका करना है पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर u को ही उठाना है दूसरे वेरिएबल के, मतलब y के, फिर डेल u ओवर डेल z।
तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने यू का कर दिया, मतलब यू का जो काम है वो खत्म हो गया। अब हम जाएंगे वी के पास। सिमिलर तरीके से वी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में पहले, फिर करेंगे वाई के में, फिर करेंगे जेड के में। ठीक है, u का कर दिया, v का कर दिया, अब बचा हमारे पास w। अब हम जाएंगे w के पास। इसी तरीके से w का करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर w का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर w का करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, हमने 3x3, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो इस तरीके से आप जैकोबियन को फाइंड आउट करेंगे। एक को उठाना है, एक को उठा लो, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन हर एक के साथ कर दो, पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर y के में, फिर z के में। इसी तरीके से फिर v को उठा लो, इसका तीनों के साथ कर दो, फिर इसी तरीके से w को। तो ये हमारा लिखा हुआ है। इस तरीके से आप 3 वेरिएबल फंक्शन का जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हमारा AKT 2024-25 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ u, v विद रेस्पेक्ट टू x, y ऑफ द फंक्शन। आपके पास u और v गिवन है, u और v फंक्शन है किसके, x और y के। तो आपको क्या करना है, इसका जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी u की वैल्यू है वो क्या है, e⁻x sin y, और जो हमारी v की वैल्यू है वो क्या है, x log sin y। ठीक है, ये हमारा u, ये हमारा v। कितने वेरिएबल हैं, 2 ही तो वेरिएबल हैं। तो हमारा जो हमने 2 वेरिएबल का जैकोबियन का फॉर्मूला पढ़ा था वो लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फंक्शन है सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे u, v, और किसके रेस्पेक्ट में है, ये किस किस के फंक्शन है, ये एक x का फंक्शन है और एक y का। तो इस तरीके से लिख लेना है। तो हमने क्या किया था, u को उठाओ, इसका पहले के रेस्पेक्ट में करो, पहले वेरिएबल के, फिर इसको ही उठाओ, इसका दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो। अगर तीसरा होता फिर इसका तीसरे के साथ करते, लेकिन ये हमारा 2 वेरिएबल का है तो हमें इसके 2 के साथ ही करना है। तो डेल v को उठाया, इसका x के रेस्पेक्ट में करो, फिर v को उठाओ, इसका y के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, तो डेल u की वैल्यू जो है वह है हमारी e⁻x sin y। डेल u ओवर डेल x, मतलब जो y के टर्म है उसको कांस्टेंट मानना है। अभी हमने देखा था ना कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, जो हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के सब बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो sin y हमारा कांस्टेंट हो गया, और डिफरेंशिएशन करना है आपको e⁻x का। तो e⁻x से क्या होता है, हमने देखा था e⁻x से e⁻x ही होता है, e⁻x sin y। तो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, अपने फॉर्मूले को देखो, उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ। तो डेल u ओवर डेल, ये हमने x के लिए फाइंड आउट करें, डेल y के लिए करेंगे। इस बार क्या करना है, हमारी जो x की टर्म है उसको कांस्टेंट रखना है और y के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है sin y का। e⁻x इसीलिए हमने बाहर ले लिया, तो sin y का क्या होगा, cos y, डेल u ओवर डेल y। इसी तरीके से आप v का निकालेंगे, डेल v ओवर डेल x, मतलब जो हमारी y की टर्म है उसको कांस्टेंट लेना है, और जो हमारी x की टर्म है डेल x ओवर डेल x, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो डेल v ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log sin y। ठीक है, अब निकालना है डेल v ओवर डेल y, x की टर्म को कांस्टेंट लेना है, log sin y का करना है। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है log x का तो वो क्या होता है 1/x। x तो है नहीं, लेकिन हम x इसको sin y को x मान लेंगे, सिर्फ मानेंगे, लिखेंगे नहीं। क्या मानेंगे इसको 1/x, मतलब 1/sin y। और sin y का जिसको हमने माना है उसको दोबारा करते हैं इनटू में, sin y का cos y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चारों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब हमने चारों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो हमने अब जो हमारा फॉर्मूला था जैकोबियन का हमने जो पढ़ा था उसमें रख दिया, e⁻x sin y, e⁻x cos y, log sin y, x cot y। इसमें इन्होंने cos अपॉन साइन को क्या लिख दिया, cot लिख दिया। आप लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, क्योंकि ये एंड में कट ही जाएगा। तो जैकोबियन x, y का क्या आ जाएगा, हमने पता है इसका
हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2x2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा था। किस तरीके से, जो हमारे सामने सामने इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से हमने किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, माइनस का साइन लगाया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा कॉट वाई था, इसे कॉस अपॉन साइन लिख लिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या बन गया, एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई लॉग साइन वाई। दोनों टाइम में कॉस है, कॉस कॉमन ले लिया, तो जैकोबियन एक्स कॉमा वाई का क्या आ गया, ई की पावर एक्स कॉस वाई वन एक्स माइनस लॉग साइन वाई। तो हमने क्या किया, जो हमारा 2 वेरिएबल का जैकोबियन था हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और साथ ही साथ जितने भी PYQs हमारे पूछे गए थे हमने उनको भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।